नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है करंट चाचा के इस एपिसोड में। आइए आज देखते हैं कि पेपर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा है 22 अप्रैल को। यार, पूरा पेपर देखने के बाद और काफ़ी चीज़ में जब समझे तो आई कुड नॉट फाइंड मच देयर। अब सिर्फ 4 ही ऐसा हमको आइटम मिलता है आज के दिन जो कि शायद हमें लगता है कि हमें पढ़ लेना चाहिए, वो भी अलग थोड़ा अंदाज में। अदरवाइज आई कुड नॉट सी एनीथिंग। जैसे अब सूडान का बार बार आ रहा था तो अब उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 2-3 बार। नथिंग न्यू इन दिस दैट until and unless we get a mission now। भारत ऑलरेडी एक मिशन चालू कर रहा है जहाँ से सूडान से हम अपने लोगों को लेके आएंगे, तो उसका क्या नाम है, कैसे होगा, वो हम लोग विल सी दैट व्हेन इट कम्स। बट फॉर द टाइम बिंग आई कुडंट सी मच देयर, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म। और अगर मन में आपके सवाल है वाई एन अकेडमी, तो आप सिंपल सा एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी जगह को चुनने के लिए कुछ एक पैमाने होते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या मुझे स्टैंडर्ड कंटेंट मिल रहा है, क्या आपको वाकई में जो आप पूछते हैं उसका जवाब दिया जाता है। So CMC is my code and that you can use to get into any such subscription if you want. And we are trying to build up this platform as a place for your success. And the best educators are already here. 1:1 लाइव मेंटरशिप आपको मिलता है, काफ़ी चीज़ें। तो अभी 50% ऑफ चल रहा है। 27 तारीख से हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं, तो जिनको भी इंटरेस्ट है कि दे वांट टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन, दे कैन यूज़ माय कोड ऑफ CMC। और जैसे ही वो लगाएंगे तो आपको लगेगा 50% ऑफ आपको मिल रहा है। जैसे आइकॉनिक आप लेंगे तो आपको 1 साल का पड़ेगा 43725 में, 2 साल का पड़ेगा 65,780 में, और 2026 तक मतलब 3 साल का अगर आप लेंगे तो 85,000 में पड़ेगा। दैट इंक्लूड्स योर मेंटरिंग ऑल्सो एंड अदर थिंग्स लाइक टेस्ट ऑल्सो। अगर कॉम्बो आइकॉनिक लेंगे तो आपका 3 साल का 91,000 पड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं कि लाइक फॉर एनी 1 ईयर इफ़ यू गो टू एनी ऑफलाइन कैंपस तो वहाँ पे भी लगभग 1 लाख लग जाता है। तो ये एक बेहतर आपके लिए अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव है। और आई नॉट से इट्स एन ऑल्टरनेटिव बिकॉज आपको कोशिश हमेशा यही की जाती है कि यू शुड गेट द बेस्ट हियर। तो हमारा एक बार आपको यूपीएससी प्रॉमिस के बारे में बता देते हैं कि अगर आप क्रैक कर लेते प्रीलिम्स तो मेंस हम आपका प्रॉमिस करते हैं कि कराएंगे। मेंस अगर आप क्रैक करते हैं तो वी गेट यू थ्रू द इंटरव्यू, एंड फाइनली व्हेन यू आर डन विद इट हम लोग आपको पूरा प्रॉमिस के साथ विल गिव यू ऑल द रिफंड। एंड इवन अगर आप 2 साल का आज भी खरीदते हैं CMC कोड पे, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक एनी स्टेज, हम लोग आपको एक्सटेंशन भी देंगे ताकि हम आपके साथ लगे रहें। तो दिस बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, लक्ष्य बैच हिंदी 28 अप्रैल से, और ये हमारा आरंभ बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता, आप EMI बना के भी दे सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट इज हैपनिंग टुमारो April 23 11 AM, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। रैंक 1 to 3 को मिलेगा 90% स्कॉलरशिप, 4 to 10 को मिलेगा 50%, रैंक 11 to 50 को मिलेगा 40%। एक बार दे के देखिए, जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेने का मन है, काफ़ी अच्छा मिल रहा है। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। कहा जाता है ना कंचित शाश्वतम, कुछ भी परमानेंट नहीं है। देर इज नथिंग एज सॉर्ट ऑफ परमानेंट, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, इट चेंजेस। एंड सो इज दिस एग्जामिनेशन, सो इज योर लाइफ, सो इज एवरी डे ऑफ योर लाइफ। तो just do not stick on to one thing that might have happened. Everything changes. So let's start the session now. Yesterday I told I've talked about this Poonch attack, the militant attack in the Poonch, and I would like to now talk about something that is going to happen now. So NIA, National Investigation Agency, has already surveyed it. So I must know that what all agencies are involved into such maybe anti-terrorist operations, anti-militancy, which all countries are there. So let's find out. Nothing much you will find in this news, but we have, since we have NIA taking it over, let's understand into the theme of internal security what all we have. And today NIA. So NIA is Central Counter-Terrorism Law Enforcement Agency, and that has got the mandate to investigate all the offenses affecting the sovereignty, security and integrity of India. It also has to include the friendly relations with the foreign states, against the atomic and nuclear facilities. So even if someone is trying to be behind the nuclear facilities or the atomic facilities, even then NIA's role would come in. Smuggling of arms, drugs, fake Indian currency and infiltration from across the borders, these all are considered to be a threat. अब ये पूरा सोचा जाता है कि पूरा थ्रेट है सॉवरेंटी को, हमारे इंटीग्रिटी को, इसीलिए इसके ऊपर हमारे लिए एक अलग से काउंटर टेररिज्म एजेंसी बनाई गई। ऑफेंसेस जो इसके तहत देखे जाते हैं,
ऑफेंसेज अंडर स्टैट्यूटरी लॉज इनएक्टेड टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस। तो अगर आप देखेंगे कि अगर कोई मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसको इंप्लीमेंट करने के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो भी ये स्टेप इन कर जाएगी। कोई यूएन का रेजोल्यूशन है, उसके खिलाफ कुछ हो रहा है तो भी स्टेप इन कर जाएगी। तो इट्स अ वेरी ब्रॉड वन, काफी ब्रॉड है। सिर्फ यही नहीं कि आपका सिक्योरिटी देखना है, इसको बहुत कुछ देखना होता है, फ्रेंडली रिलेशंस कैसे आपका फॉरेन स्टेट के साथ, और उसके खिलाफ अगर कोई मोर्चा चल रहा है तो भी एनआईए आपकी स्टेप इन कर जाएगी। अच्छा, 2008 में बन रही है, तो 2023 वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी डू दिस इन ब्रह्मास्त्र ऑल्सो। ये एजेंसी empowered टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन। ये पॉइंट याद रखिएगा, विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स अंडर रिटन प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मतलब अगर मान लीजिए किसी राज्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है, तो फेडरल प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शायद सेंट्रल की फोर्सेस जाके स्टेट में कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पुलिस तो ऐसे भी आपको पता है कि इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। परंतु यहां पे एनआईए को चूंकि टेररिज्म डज नॉट नो एनी बॉर्डर, तो वो तो कहीं से भी कहीं पे उसके नेटवर्क हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको रखा गया है कि इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स अंडर रिटन द प्रोक्लेमेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनआईए officers can go and they can conduct this full survey and inquiry. The law under which the agency operates extends to the whole of India and also applies to the Indian citizens outside the country, person in the service of the government wherever they are posted. अब ये देखिएगा क्या क्या इस गैम्बिट में आ रहा है, under which the agency operates extends to the whole of India and also applies to the Indian citizens outside the country. अगर इंडियन सिटीजन बाहर भी रह रहे हैं तो उनको भी पकड़ा जाएगा। अगर सर्विस में कोई गवर्नमेंट के वेयर दे आर पोस्टेड, पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट उन पे भी लगेगा। पर्सन हु कमिट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब नीचे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि शेड्यूल्ड ऑफेंस आखिर होते क्या है, व्हाट इज दिस शेड्यूल्ड ऑफेंस, व्हाट डज दिस मीन, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर एक कोई व्यक्ति अगर ये शेड्यूल्ड ऑफेंस भी कंडक्ट कर रहा है, दे माइट स्टेप इन देन। तो एनआईए के ऊपर ये कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे विदाउट स्पेशल परमिशन ये जाके आपका इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और लगभग पूंछ में जो हुआ है वो ये लोग यही करने वाले हैं। कल हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे इन विच पार्ट वी माइट बी रेफरिंग टू, तो आप समझ सकते हैं दैट ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज योर पूंछ पार्ट। तो ये जहां भी आपका बॉर्डर पास में पड़ता है, ये लोग इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, दे गेट सम सॉर्ट ऑफ लोकल सपोर्ट एंड दे देन डू दिस टास्टार्डली अफेयर। आइए, नेक्स्ट टॉपिक आई एम विलिंग टू चूज टुडे इज गवर्नेंस वाला। और इस गवर्नेंस में आपको दो तीन चीजें हमें दिखी थी। एक तो आपको पता होगा कि हमारा एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। हालांकि बिल पे सवाल इतना नहीं आता है, पर फिर भी इसमें बहुत एक ड्रास्टिक चेंज हुआ था जिसको हम अभी डिस्कस करना चाहेंगे। अब ऊपर का आप हेडिंग ही पड़ेगा, इनोवेटिव इकोनॉमी नीड्स चॉइसेस टू प्रोसेस डेटा। आज से कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले तक भी आप देखेंगे तो एक ओसाका ट्रैक करके हुआ था, ओसाका ट्रैक, जापान। उसमें साफ हमने कहा था कि ऐसा है कि हम अपने डेटा को, पर्सनल डेटा को बाहर नहीं भेजेंगे, वी हैव टू लोकलाइज आवर डेटा। डेटा लोकलाइजेशन के लिए एकदम हम एडमेंट थे। अभी अचानक से नैरेटिव बदल गया है, और लास्ट अक्टूबर नवंबर में अगर आप देखेंगे तो हमारा नैरेटिव इतना बदल गया कि अब हम बोल रहे हैं कि इनोवेटिव इकोनॉमी चाहिए, तो हमें चॉइस चाहिए प्रोसेस करने के लिए डेटा को। और अब हमें डेटा लोकलाइजेशन का जो स्लोगन था उसमें हमने कुछ बढ़िया से लीनियंसी दिखाई है, और हम बहुत आसान भाषा में उससे बात कर रहे हैं। ये क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो नया बिल आया है, इट ऑफर सिग्निफिकेंट कंसेशंस ऑन द क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज, जो कि एक बहुत बड़ा डिपार्चर है फ्रॉम द प्रीवियस बिल्स कंटेंशियस रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल स्टोरेज ऑफ डेटा। मतलब फेसबुक का सर्वर बाहर, आपका जीमेल या गूगल का सर्वर बाहर, कोई भी सोशल मीडिया, सबका सर्वर बाहर। हमारी बात थी कि डेटा लोकलाइज होगा हमारे देश में। अब क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ कंसेशन दे रहे हैं ऑन द क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। तो कहीं ना कहीं हमारा स्टैंड जो है वो सॉफ्ट हो चुका है डेटा लोकलाइजेशन, एंड वी आर ट्राइंग टू परमिट डेटा ट्रांसफर टू सेलेक्ट ग्लोबल डेस्टिनेशंस। अब हम हर जगह नहीं, पर सेलेक्ट मतलब कुछ जगह भेजेंगे जहां हमें लगता है, जैसे जापान है, साउथ कोरिया, जहां हमें लगता है कि ठीक ठाक इज्जत मिल जाएगी हमारे डेटा को और लोग वहां पे
गलत तरीके से काम नहीं करेंगे विद आवर डेटा, वी आर ट्राइंग टू सेंड इट देयर। तो हम लोग सेलेक्ट डेस्टिनेशंस पे भेजने की बात किए हैं इस बिल में, जो कि डिपार्चर है फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड दैट वी टुक ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ डेटा। खैर, इसके तहत कुछ और भी क्लॉजेस है जो हम चाहते हैं कि आप एक बार दिमाग में अपने सोचें, और बहुत इजी है। द यूसेज ऑफ द पर्सनल डेटा बाय ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी डन इन अ मैनर दैट इज लॉफुल, फेयर टू द इंडिविजुअल्स कंसर्न एंड ट्रांसपेरेंट टू द इंडिविजुअल्स। तो एक सही बात है, अगर आपको आंसर भी लिखना है तो आप सिंपल लिखेंगे कि भाई पर्सनल डेटा का यूसेज तो वैसा ही होना चाहिए जो कि लॉफुल हो, फेयर हो, इंडिविजुअल के साथ भी, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पर्सनल डेटा आप उसी काम के लिए यूज करिए जिस काम के लिए आपने उसको कलेक्ट किया है। अगर आपने पर्सनल डेटा कलेक्ट किया है किसी मेडिकल काम के लिए, अब आप उसको जाके बैंकिंग में यूज क्यों कर रहे हैं? आप उसी काम के लिए यूज करिए। अब इसके तहत भी हमारा दायित्व, किसी को हम दायित्व देंगे कि ये सब वो कोई मॉनिटर करे। टॉक्स फॉर डेटा मिनिमाइजेशन, अच्छी बात है, ये बात करता है डेटा मिनिमाइज होना चाहिए। इंफेसिस पुट करता हूं डेटा एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन, एक्यूरेट डेटा कलेक्ट होना चाहिए। टॉक्स ऑफ हाउ पर्सनल डेटा दैट इज कलेक्टेड कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट, कैसे बाय डिफॉल्ट परपेचुअली स्टोर ना हो, ये होता है। एंड स्टोरेज शुड बी लिमिटेड टू अ फिक्स्ड ड्यूरेशन, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए स्टोरेज होना चाहिए। मतलब हमेशा के लिए क्यों कर रहे हैं आप? कुछ एक ड्यूरेशन बना लीजिए, उसके लिए करिए। Says that there should be reasonable safeguards so that no authorized collection or processing of personal data should happen। तो एक रीजनेबल सेफगार्ड भी हमें होना चाहिए हमारे पास। और ये भी बोलता है कि द पर्सन हु डिसाइड्स द पर्पस एंड द मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। ये बहुत जरूरी था। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी, जो भी डिसाइड करता है द पर्पस एंड द मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा, वो अकाउंटेबल भी होना चाहिए फॉर सच प्रोसेसिंग, बिकॉज इन द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी उसको अगर छोड़ दिया जाए तो शायद फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा, प्रोसेस हो रहा है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इसको कहा जाता है कि दीज आर द 7 कोर प्रिंसिपल्स, 7 core principles that are to be there for data and it's a lesser tone of localization। तो अब ये शायद जब तक हमारे सामने आएगा तब तक बहुत समय बीत चुका होगा, काफी रिफाइनमेंट आ जाएगा, परंतु अब यही होने वाला है। तो चंद्रशेखर साहब हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जो ये, तो इन्होंने ये कहा कि वी आर ट्राइंग टू डेवलप दिस and we are trying to now maybe have a lesser maybe sternness towards your data localization। तो इन्होंने यही बोला है कि हम अपना भेज देंगे डेटा, क्या करेंगे? So if the data fiduciary says that will use a data center that is domiciled in the US, Japan or Korea, that is permissible as long as the data center respects the right of the Indian citizens। तो अभी क्या है, आइए देखने को और थोड़ा सा कोशिश करते हैं। डेटा फिड्यूशरी का मतलब है यहाँ पे इट्स द एंटिटी विच कैन बी इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, स्टेट एक्सेट्रा। ये कोई भी एक एंटिटी हो सकती है जिसके पास अथॉरिटी है टू डिसाइड, विच डिसाइड्स द पर्पस एंड द मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनल डेटा। तो पर्पस और मीन डिसाइड करने के लिए डेटा फिड्यूशरी सेटअप कर रहेगा, ये आपका सामने आएगा और इसी की अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। पर्सनल डेटा कोई भी ऐसा डेटा हो सकता है जिससे कि आप आइडेंटिफाई किए जाते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब होता है एंटायर साइकिल ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेटा। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और डेटा प्रिंसिपल अगर कोई बोले तो एनी इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड इज डेटा प्रिंसिपल। इन द केस ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 18 years, their parents or the lawful guardians will be considered their data principals। तो अभी तक की कहानी में ये चीज हो रही है कि अभी थोड़ा सा हमारा जो टोन था डेटा लोकलाइजेशन को लेकर वो थोड़ा धीरे हो रहा है या थोड़ा कम हो रहा है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, डेटा इज द न्यू फ्यूल ऑफ टुडे, और अगर डेटा को हम फ्यूल मान के काम कर रहे हैं तो शायद हमें कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के तहत एक कहीं ना कहीं एक्सचेंज करना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ स्क्रूटनी, ग्रेटर डिग्री ऑफ सेफगार्डनेस तभी करना चाहिए। तो अभी देखना बाकी है कि कितना सेफगार्ड हो पाता है, नहीं हो पाता है, परंतु ठीक है फ्यूल के तौर पे यूज हो रहा है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो आपका डेटा बाहर ही जा रहा है, सीधी सी बात है। तो गवर्नेंस के तहत डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, अगेन इज हिटिंग, और कहीं ना कहीं शायद प्रश्न बन सकता है इस बार। पर आपको ये याद रखना है कि हम लोग अब थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्टॉन्च जो हमारा नेचर हुआ करता था इसको लेके अब थोड़ा सा हमारा धीरे पड़ रहा है। आइए
क्लाइमेट चेंज, देखिए बहुत कुछ हमारे पास बोलने के लिए इसमें नहीं है, पर हम आपको कुछ एक बस सतर्कता दिखा दें यहाँ पे कि क्या आखिर हो रहा है। तो वी हैव द यूएन रिपोर्ट्स ऑफ द चार्ट्स मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब एक चीज तो तय है कि आप माने ना माने, 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, हम लोग ने बोला कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कोशिश करेंगे हम रोकने का अपने क्लाइमेट के या टेम्परेचर बढ़ने का, परंतु हम बिलो 2 डिग्री तो रखेंगे ही रखेंगे। यहां कोशिश करेंगे, इतना रखना ही रखना है, वेल बिलो रखेंगे। अब कुछ स्टैगरिंग फैक्ट सामने आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप सी लेवल को देखेंगे तो इनका लगभग जो रेट है बढ़ने का वो डबल हो चुका है, डबल द रेट दैट दे आर इंक्रीजिंग बिटवीन 2013 और 2022। अगर आप देखें और हम कंपेयर करें 1993 से 2002 तक, तो लगभग डबल हो चुकी है स्पीड सी लेवल राइज की। बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही रहा है। अगर आप लास्ट 8 साल को देखिए, द लास्ट 8 years they have been the warmest year, they have been the warmest ever recorded years। तो कहीं ना कहीं तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रही हैं, और ये पूरा अर्थ का सिस्टम हमारा उसको ट्रैप कर रहा है एनर्जी को। ना इफ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम और आप तो एसी में रह लेंगे, पर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करना बहुत तेजी से चालू हो चुका है ऑलरेडी। दे हैव ऑलरेडी बिगन विद दिस। कुछ महीने पहले की न्यूज है, हम लोगों ने बात की थी कि अंटार्कटिका का ग्लेशियर बिल्कुल मिनिमम पे जा चुका है, काफी तेजी से पिघल रहा है और बिल्कुल मिनिमम पे जा चुका है, लोएस्ट एक्सटेंट ऑन रिकॉर्ड इतना जा चुका है। तो अगर ये मेल्टिंग चालू हो चुकी है तो एक बात तय है कि आपका अल्बीडो जो है वो कम हो जाएगा। जैसे अल्बीडो, अल्बीडो मतलब क्या हुआ, दैट पार्ट ऑफ द रेडिएशन विच इज रिफ्लेक्टेड बैक बिकॉज ऑफ द वाइट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट डज नॉट प्ले एनी रोल इनटू द टेम्परेचर, दैट डज नॉट प्ले एनी रोल इनटू द हीटिंग इफेक्ट, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर अल्बीडो घटा धरती का तो मतलब टेम्परेचर, रेडिएशन और अंदर आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, ये ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है ये आपका वाटर ऐड करेगा, इट विल एड अप वाटर टू योर दिस होल रीजन वेर एवर इट इज मेल्टिंग। अगर वाटर ऐड हो रहा है तो सी लेवल राइज करेगा ही करेगा, सी लेवल विल राइज। नॉट ओनली दिस वाटर बीइंग एडेड अप reduces the salinity of the region wherever it is added। जहां पे भी ऐड हो रहा होगा वहां की सैलिनिटी कम हो जाएगी, और अगर सैलिनिटी कम हो गई तो पानी अपने आप को नीचे की तरफ नहीं ले जा पाएगा करंट सिस्टम में। तो अगर मेरी पूरी वर्ल्ड को अगर मैं देखूं तो मेरा करंट सिस्टम है, कुछ सरफेस पे चलते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं, अंदर जाने के बाद कहीं बाहर आते होंगे, कुछ अंदर चले जाते हैं और कहीं बाहर आते हैं और वापस से ऐसे घूमने लगते हैं। पूरा आपका कन्वेयर बेल्ट फैशन में मेरे ओशनिक करंट, सरफेस करंट और डीप ओशन करंट्स घूमते रहते हैं। तो अगर मेरा सैलिनिटी कम हो गया तो ये जो नीचे जा रहा है ड्राइव नहीं जाएगा। भाई सैलिनिटी ज्यादा थी तभी तो डेंस था, डेंस था इसीलिए नीचे जा रहा था। अब सैलिनिटी कम मतलब डेंसिटी कम मतलब नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा तो मेरा करंट वहीं का वहीं स्टैग्नेंट हो गए, करंट वहीं के वहीं स्टैग्नेंट हो गए मतलब टेम्परेचर पानी का और वहीं पे बढ़ने लगेगा और वहीं पे बढ़ने लगेगा। ये सब कारण है कि अगर हमारे मेल्ट हुए ग्लेशियर्स, we are going to see an apocalypse and that too very soon now। this is going to happen very soon now। तो हमें बस कोशिश ये करनी है कि भाई पेरिस एग्रीमेंट को बस पढ़ो मत बार बार, इसके लिए जो भी करना है हम लोग को चालू करना पड़ेगा। सो इतना ही सही इसमें बात था। बट ये आपका प्रीलिम्स में एक जो पूरा रिलेशन आप याद रखिएगा कि अगर पानी मेल्ट, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है और पानी में ऐड हो रहा है तो इससे क्या सैलिनिटी पे फर्क पड़ेगा और क्या उससे करंट सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और करंट सिस्टम जहां कमजोर पड़ा, क्योंकि अगर पानी अंदर नहीं जा रहा है और करंट सिस्टम आपका ऊपर ही स्टैग्नेंट पानी बना हुआ है तो आपका ये कंफर्म है कि दिक्कत होगी ही होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दैट वाज द थर्ड आइटम आई फाउंड फॉर द डे। लेट्स सी द फोर्थ वन। अब देखिए ये आपने कम से कम 1000 बार देख रखा है। अंडर द स्पीशीज थीम वी हैव गॉट ऑलिव रिडली टर्टल्स। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये बार बार आता रहता है। एक बार में लोगों को लगता है कि इतना क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है इसीलिए बार बार बोलते रहते हैं, पर हम आपको चाहते हैं एक बार देख लीजिए। देखिए यही ऋषिकुल्या रिवर है, ये ऋषिकुल्या रिवर है, ये धामरा पोर्ट है, ये पारादीप पोर्ट है, और ये आपकी महानदी रिवर आ रही है, दिस इज योर महानदी रिवर।
अब ये सारा जितना आप एरिया देख रहे हैं ये मास नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडले टर्टल्स की। ये आप देख सकते हैं द गहिर माथा बीच विच इज सेड टू बी द लार्जेस्ट रूकरी। द लार्जेस्ट रूकरी मतलब जहाँ पे सब कलेक्ट होते हैं, तो ये जब आते हैं कुछ ऐसा बनाते हैं स्ट्रक्चर सो दैट दे कैन हैव देयर एग्स बीइंग लेड। तो यही जो टर्टल हैं, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट, these are the most abundant and they are the smallest of all the turtles, and they do an activity that is making the aribadas, the mass nesting that they do। और जैसे ही मास नेस्टिंग हो जाती है फिर ये लोग अपना चले जाते हैं वापस पानी में। नाउ वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू रिमेंबर इज IUCN स्टेटस। चूंकि इतनी बार ये न्यूज में आता है तो लोगों को लगता है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, but the IUCN Red List has tagged it as vulnerable। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तो शेड्यूल 1 में ही होगा, ये तो कंफर्म है हम लोग को। पर IUCN स्टेटस याद रखिएगा वल्नरेबल है, ये आपको कम से कम 1500 बार बता दिया। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ताकि ट्रेड इसका ना किया जा सके। द लॉफुल दैट द ट्रेड इज नॉट देयर, द ट्रेड इज नॉट देयर एक्सेप्ट अंडर सम साइंटिफिक रिसर्च थिंग। द ट्रेड इज नॉट अलाउड अंडर इट, इट्स टोटली प्रोहिबिटेड। पर यही वो एरिया है जहां पे बार बार ये इकट्ठा होते हैं, अरीबाडास बनाते हैं, रूकरीज जिनको कहा जाता है, ये एरिया जैसे बना देते हैं पूरा माउंट टाइप। अब यहां पे एक दो चीज और याद रखते हैं, अगर आप नीचे हमें कमेंट करके बता दें कि क्या ऑपरेशन कोई चलाया गया था इनके लिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कोई ऑपरेशन है इनके लिए, ताकि एक इस बार काफी अच्छे दिखे हैं हमें, ये रिकॉर्ड टर्टल नेस्टिंग इस बार दिखी है, तो कुछ ना हम कुछ तो किया होगा। ऐसा क्या हम लोग को दिख रहा है that has happened here। अच्छा, आपको एक और चीज बता दें, नीचे ऑपरेशन का नाम बताइएगा। ऋषिकुल्या बीच इज अ यूनिक फेनोमेना, इट इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा ऋषिकुल्या बीच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, तब भी इसके बावजूद भी वहां टर्टल्स आते हैं और वहां पे नेस्ट करना पसंद करते हैं। बेबी जो टर्टल्स निकलते हैं उसमें से स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम एक्शेल्स फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल दिस ईयर। यहां से निकल के वापस से पानी की तरफ बढ़ने लगते हैं द बेबी टर्टल्स। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा ऑपरेशन चलाया जाता है ताकि यहाँ पे लाइट्स कम हो, यहाँ पे प्लास्टिक कम हो, बीचेस साफ रहें, तभी ये लोग अच्छे से आ पाते हैं। तो दैट वुड बी आवर सबमिशन। और यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि वल्नरेबल है। गहिर माथा कहाँ पे, याद रख लीजिएगा, एज यू कैन सी इट हियर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिस इज योर गहिर माथा बीच। तो आज के लिए वाकई में आपको बताएं तो यही 4 ही टॉपिक हमें मिला। बाकी 2 एडिटोरियल आई वाज लुकिंग एट टू, एक तो बुक के ऊपर था, जो एक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक बुक थी उस पर कुछ बता रहा था, बट आई डिड नॉट फाइंड कि इसमें हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिल रहा है जिसको हम लिखने में काम करें। समवंस ओपिनियन ओनली रिटन देयर। और एक शायद कुछ और था विच आई फाउंड वेरी पॉलिटिकल, या हमारे ऐसा यूज़ का नहीं लग रहा था, इसलिए हमने उसको नहीं उठाया। बट ऑफकोर्स सैटरडे संडे थोड़ा तो कम ही रहता है हम लोग का। बट ये 4 थे, ठीक है, मतलब एक तो रिपीट हो गया हमारा लगभग। सूडान का न्यूज़ फिर से आया था, दे से दैट अराउंड 400 पीपल हैव डाइड, 3500 हैव बीन इंजर्ड। अब जब तक हमारा भारत का ऑपरेशन चालू नहीं हो जाता वी कैन नॉट गो, बट हमने उसका बॉर्डर देख रखा है, हमने रिवर्स देख रखी है, और हमने देख रखा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। डरफुर रीजन हमने देख रखा है, अब यही रीजन हमने देख रखा है। तो ये सब ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, एक बार बस रिवाइज कर लीजिएगा, बट नथिंग मच इन दिस, एज इट हैपेंस आई विल गिव इट टू यू। तो मिलते हैं आपसे फिर। ऑफलाइन भी हमारा ये ऑप्शंस लॉन्च हो चुके हैं, एंथ्रोपोलॉजी ज्योग्राफी, ये 5 जून से चालू हो रहा है। तो आप CMC कोड याद रखिएगा, आपको कुछ भी ऐसा लेना हो। और पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता, आप EMI बना के भी दे सकते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर है ना, सफलता खुद आपके पास आ जाएगी। ट्रस्ट रखिए, वॉट एवर वी आर डूइंग इज द बेस्ट। और इसमें जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको, इतना ही बस समझिएगा कि उस पूरे न्यूज़पेपर में पढ़ना था। तो हमने आपको कई बार बोला, आधे घंटे से 40 मिनट के ऊपर पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आप पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, फिर कुछ और पढ़ रहे हैं। कोशिश करिए, लेट इट बी वेरी लिमिटेड एंड एंजॉय योर डे विद अदर स्टडीज ऑल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। बाय, टेक केयर।